Good morning, students. I hope you all are fine. We are meeting in the evening session. I hope आप सबको पता है कि हम लोग अब इवनिंग में क्लासेस पढ़ते हैं थ्रू यूट्यूब एंड देन इन द मॉर्निंग वी डिस्कस द डाउट क्लासेस. अब आप लोगों में से बहुत कम बच्चे लाइव क्लासेस में आ रहे हैं. सो दिस इज़ माई अर्जिंग रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू नॉट मिस योर गूगल मीट क्लासेस. बिकॉज अगर आपको कोई डाउट नहीं है, मैंने मान लिया द क्लास इज नॉट टू लॉन्ग, बट अगर किसी बच्चे को कोई बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है, वी आर डिस्कसिंग देयर. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ रिलेटेड टू आवर स्ट्रैटेजी कि हम कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस करेंगे. सो प्लीज़ डू अटेंड योर गूगल मीट क्लासेस. ओके, कल हमने चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर दिया था, द स्टोरी ऑफ विलेज Palampur. Okay, this is the chapter number 1 of economics. I have told you, and we have just 3 chapters in your syllabus now. The last chapter that is in your book has been removed by CBSE for this year. Okay, so we have to complete 3 chapters in economics. Yeah, the shortest syllabus is in economics. Okay, तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी सी एक स्टोरी बता रही है. स्टोरी के थ्रू हमें क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. कहीं पे भी प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट वी आर स्टार्टिंग इन दिस चैप्टर नंबर 1. व्हाट वी डिस्कस्ड इन द यस्टरडेज क्लास. कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? वी डिस्कस्ड अबाउट द विलेज, दैट पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. It is not a real village, it is a hypothetical village. We are studying for the basic concepts of production. Okay, is it a well connected village? Yes, it has a very good system of roads, well connected with the market. Nearby गांव कौन सा पड़ रहा था? रायगंज. रायगंज and पालमपुर both are connected to the market of शाहपुर. रायगंज कितना दूर था? 3 किलोमीटर्स. प्रोडक्शन के लिए हमने बेसिक कुछ 4 फैक्टर्स देखे थे कल. फर्स्ट फैक्टर, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स. किसी भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, लैंड की जरूरत तो है. लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स कम इन वन कैटेगरी. ऐसा नहीं है लैंड अलग कैटेगरी है, वाटर अलग कैटेगरी है, सॉइल अलग. नो, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज वन फैक्टर. सेकेंड फैक्टर, लेबर. I told you labor are of 2 types, that the enterprises or the company or the work that needs skilled labor, and sometimes we do not need skilled labor, we just need hard working manual labor. तो labor बहुत ज़रूरी है. land आ गया, land पे काम कौन करेगा? labor. labor के साथ क्या ज़रूरी है हमारे पास? tools, machines, buildings, raw material, money. ये सब क्या है? capital, physical capital. Physical capital has 2 categories. First category, that the tools and machines we need in the production. वो tools और machines जो हम एक बार खरीद लेते हैं वो बहुत सालों तक चलते हैं, ठीक है? That are used over many years. So it is known as fixed capital. एक जगह रहेगी. ऐसा नहीं है वो मशीन आज मेरे पास है, कल मैंने आपके घर में रख दी, परसों हमने पड़ोसियों के रख दी. नहीं, हमने जहाँ पे वो प्रोडक्शन करना है, वो प्रोडक्शन प्लांट है, वहाँ पे हम उस मशीन को इम्प्लांट कर देते हैं, है ना? तो जो मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं, जो बिल्डिंग है, वो क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है. हमने उनको बनाया है या खरीदा है, एंड दे विल रन फॉर अबाउट 50 और 100 years. सो दे आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल. दूसरा कैपिटल क्या है? रॉ मटेरियल एंड मनी. रॉ मटेरियल, मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कुछ चाहिए, या फिर फार्मिंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो फार्मिंग ही देख लेते हैं. फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सीड्स चाहिए होती हैं, पंप चाहिए, या फिर आपका फर्टिलाइजर्स, मैन्योर. ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है. आज आपको जितनी ज़रूरत है आपने यूज़ किया, बाकी का बच गया बाद में यूज़ कर लोगे, या फिर आपने किसी और को दे दिया यूज़ करने के लिए. सो इट इज़ गेटिंग शिफ्टेड. ये है वर्किंग कैपिटल. ये फिक्स्ड नहीं है, ये आज यूज हो जाएगा, कल किसी और को दे सकते हो, उसके पास चला जाएगा. मनी का भी सेम रोल है. आज हमने किसी से वो सामान खरीदा, रॉ मटेरियल, उसको मनी दिया, कल को वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे मार्केट से तो वो उनको मनी दे देंगे. सो मनी इज गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो मनी इज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल. फिजिकल कैपिटल इज ऑफ 2 types, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल.
लास्ट चीज जो हमें जरूरत थी वो क्या था? ह्यूमन कैपिटल। क्यों? जो लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, इन सबको मिला के काम करवाना किसकी जिम्मेदारी? इंसान की। ठीक है? द ब्रेन, द माइंड यूज, द डिजाइन यूज और द वर्क विच वी हैव टू डन इज डिजाइन्ड बाय द ह्यूमन. So human capital is necessary for coordinating all the rest of the three factors. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, write down 2 major factors of production or write down 4 major factors of production. So land, labor, physical capital and human capital. I guess this is clear. पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या थी for earning? Farming. We have discussed that 75% of people in farming were in Palampur were engaged in farming as their economic activity. ठीक है? 75% लोग पालमपुर गांव में खेती पे निर्भर थे अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए. ठीक है? आप आगे पढ़ेंगे, हम फार्मिंग को ही डिस्कस करेंगे. फार्मिंग इज अ लॉन्ग टॉपिक इन दिस स्टोरी. स्टोरी है, स्टोरी की तरह ही सुनेंगे. प्लीज डोंट गेट शैटर्ड और डोंट गेट कंफ्यूज्ड एनीवेयर. स्टोरी की तरह समझते जाना. ये भी एक आपके गांव की तरह गांव ही है जिसकी स्टोरी हम लोग डिस्कस करें. ओके, जितना लैंड होता है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फार्मिंग में? 75% लोग इस पे निर्भर हैं. 100% भी हो सकते हैं, आपके गांव के भी सब लोग जमींदारा कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? द बेसिक कंस्ट्रेंट या द बेसिक प्रॉब्लम इन फार्मिंग इज लैंड. लैंड कहाँ है? वी आर गेटिंग शॉर्टेज ऑफ लैंड. आप खुद देख रहे हो, आपके दादाजी के पास जितनी जमीन थी, फिर आपके पापा चाचा में बटी, बुआ में बटी, तो वो कम हो गई, फिर आप लोगों में बटेगी और कम हो जाएगी. लैंड इज गेटिंग लिमिटेड. जो कल्टिवेबल लैंड है, जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, वो लैंड कम होता जा रहा है. हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं लैंड को. बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ये लैंड कम होता जा रहा है. लोग हर कोई अपना नया घर बना रहा है. पहले एक घर में 2-3 फैमिलीज ज्वाइंट रहती थी. तो आप खुद देख रहे हो कि जो कल्टिवेबल लैंड है, यानी जो लैंड एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, दैट कैन बी कल्टिवेटेड, वो लैंड क्या है? कम होता जा रहा है. वी कैन नॉट एक्सपैंड द कल्टिवेबल लैंड इन टुडेज वर्ल्ड. तो यही बताया गया है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड. पालमपुर में भी यही हो रहा है कि जो लैंड एरिया है जिसपे खेती बाड़ी करी जा रही थी, वो फिक्स्ड है. 1960 के बाद वहां पे कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है. हम लोग हमेशा एक डाटा रखते हैं देश में, शहर में, आपके गांव में, कि कितना परसेंट लैंड, यहाँ पे कितना लैंड खेती बाड़ी में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं लैंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन. तो 1960 के बाद पालमपुर में ये लैंड बढ़ा नहीं है. कहाँ से बढ़ा देंगे? क्योंकि लैंड इतना ही है. लोगों के पास बाकी लैंड उनके घर बनाने में, आपके एनिमल्स को रखने में, इन सब में यूज हो रहा है. तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फार्मिंग? Land area under cultivation is fixed, that cannot be expanded. ठीक है. अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट देखनी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. लैंड को मेजर कैसे करते हैं? अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं? 2 किल्ले जमीन है हमारे, 3 किल्ले हैं. राजस्थान में बोलते हैं बीघे हैं. सो वी हैव डिफरेंट लोकल यूनिट्स जिनको हम यूज करते हैं. कनाल बोल दो, किल्ले बोल दो, बीघे बोल दो. ठीक है? ऐसे बहुत सारे नाम हैं इंडिया में. बट स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें हम पूरे इंडिया वर्ल्ड में मेजर करते हैं लैंड, दैट इज हेक्टेयर. दैट इज हेक्टेयर. अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, तो जमीन को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर है. ठीक है? याद रखना, किलोमीटर, मीटर, स्क्वायर, एनीथिंग, ये सब नहीं आएगा. आप किला, बीघे, इनको भी चूज नहीं करोगे. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर है. ठीक है? पालमपुर में लगभग 200 हेक्टेयर जमीन है. ठीक है? अब मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट देखो. अब जो उनके पास लैंड है उस पे वो कितने क्रॉप उगाते हैं, उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं. जैसे आपके पास भी जो खेत है
वहां पे आप लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हो। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही लैंड पे, एक सिंगल पीस ऑफ लैंड, जो खेत आपके पास है उसी लैंड पे जब हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं उसे बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। व्हेन वी ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स on the same piece of land in one year, that is known as multiple cropping. Multiple मतलब एक से ज्यादा, क्रॉपिंग क्रॉप का उगाना, खेती करना। तो जब हम एक ही लैंड पे, जैसे मान लो आपका ये खेत है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, ये आपके 2 किल्ले हैं खेत की, ये फिक्स है आपका लैंड कल्टीवेशन में। आप इसमें सर्दियों में गेहूं सरसों लगा रहे हो, अभी ज्वार बाजरा लगा रहे हो, कपास लगा रहे हो, ठीक है, और बीच में आप कोई सब्जियों की बाड़ी लगा देते हो बारिश की सीजन में। तो ये जो डिफरेंट क्रॉप्स आपने ग्रो किए, लैंड तो यही है, फिक्स्ड है। जब गिवन पीस ऑफ लैंड पे हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करें इन अ ईयर, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग समझ में आई? पालनपुर में लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। कोई भी जमीन वो लोग खाली नहीं छोड़ते हैं, जितना उनके पास लैंड है अंडर कल्टीवेशन उसको वो लोग आइडल नहीं छोड़ते हैं, खाली नहीं छोड़ते हैं, सारे लैंड पे खेती करते हैं। खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो इस रेनी सीजन में हम लोग लगाते हैं। जैसे अभी हमने ज्वार बाजरा हमने भी उगा रखा है अपने खेतों में, दीज आर नोन एज खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स that are grown in the rainy season particularly, ज्वार एंड बाजरा, यही वहां पे। अब इस जो हमने देख रहे हैं ना पालमपुर के बारे में, इससे हमें पता चल रहा है कि एक वैसा ही गांव है जैसा कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में होता। अगर आपसे एमसीक्यू पूछूं मैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, which state crop or which state conditions is resembled by पालमपुर? देखते हुए इन कंडीशंस को पालमपुर किस जगह जैसा लगता है कि किस जगह पे होना चाहिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, नाउ खारिफ क्रॉप्स क्या है, जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। कौन से खारिफ क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं पालमपुर में, ज्वार और बाजरा। I can ask you in the question कि पालमपुर में खारिफ क्रॉप्स कौन से ग्रो हो रहे हैं, ज्वार और बाजरा। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, अब जब हम लोग ये अब सितंबर तक काट लेंगे, बाजरा वगैरह खत्म हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक का जो पार्ट है, जब तक हम सरसों वगैरह या गेहूं वगैरह नहीं लगाते हैं, तो तब तक वहाँ के लोग क्या लैंड को खाली छोड़ देते हैं? नहीं, वहाँ पे पोटैटो कल्टीवेशन करते हैं, आलू उगाते हैं। ठीक है, सो पोटैटो कल्टीवेशन इज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूंगी। इन द विलेज ऑफ पालमपुर व्हेन इज द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो डन? मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, मार्च टू जैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आंसर क्या होगा उसका सही? अक्टूबर टू दिसंबर। द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो इज डन इन विलेज पालमपुर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। फिर आते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, जो विंटर सीजन में उगते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग क्या उगाते हैं, गेहूं और सरसों। मेन 2 क्रॉप्स ही है हमारे राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। सो वी हैव मेनली 2 मेजर राबी क्रॉप्स, बट यहाँ पे पालमपुर में मेन राबी क्रॉप क्या है, एक ही है व्हीट। मस्टर्ड इज नॉट ग्रोन हियर। सो अगर आपसे मैं मेन राबी क्रॉप पूछूं पालमपुर का, सो व्हाट इज द राइट आंसर? व्हीट। अब शुगर केन भी ये लोग उगा देते हैं, वंस इन अ ईयर उगता है, हार्वेस्ट हो जाता है। शुगर केन को या तो ये लोग डायरेक्टली गन्ने को ही बेच देते हैं मार्केट में, शाहपुर में या रायगंज में, या फिर उसका गुड़ बना के, जैगरी, ठीक है, गुड़ बना के उसको तब मार्केट में बेचते हैं सरप्लस। तो हमने यहाँ की क्रॉपिंग सिस्टम देख लिया, फार्मिंग देख ली, कौन कौन से क्रॉप्स उगाते हैं। ये आप लोग एक बार फिर से रीड कर लीजिए 5 सेकेंड्स के लिए, फिर हम फर्दर मूव करते हैं।
I hope this part is clear to you. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, फार्मिंग जब हम पढ़ रहे हैं, इतनी मल्टीपल क्रॉपिंग वो लोग कैसे कर पा रहे हैं? हमने पढ़ा था वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई के लिए प्रॉपर पानी है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग हो पा रही है। अगर पानी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो क्या इतने अच्छे से मल्टीपल क्रॉपिंग कहीं पे की जा सकती है? आप खुद सोचो, आपका ही खेत है, उसमें आपके पास पानी नहीं है, आप किसी से पानी बोरो भी कर रहे हो, तो कोई कितना दे देगा? एक सीजन के लिए, 2 सीजन्स के लिए? क्या आप मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत सक्सेसफुली कर सकते हो? नहीं। सो पालमपुर में इतने अच्छे से मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे की जा रही थी? ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, क्योंकि सिंचाई बहुत अच्छे से हो पा रही थी, वाटर लेवल और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इस वजह से वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल थी। क्लियर? जब तक ये ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे, उससे पहले क्या होता था? पर्शियन व्हील्स होती थी। पर्शियन व्हील्स क्या होती हैं? आप एक झूले पे बैठे हो, मेलों में जो लगता है ऐसे गोल गोल घूमता है, इसी टाइप की एक व्हील होती थी। गूगल पे सर्च करना पर्शियन व्हील, आपको दिखाएंगे। एक बुलक या एक सांड, भैंस, किसी से भी उसको बांध देते थे, और जब वो मूव करता था तो वो झूला पूरा ऐसे मूव, उसमें बाल्टियां भरी हुई होती थी, वो मूव करती थी तो पानी भर के ऊपर आता था फ्रॉम द वेल्स, दैट वाज नोन एज पर्शियन व्हील। तो जब तक ट्यूबवेल का सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक क्या होती थी? यूज फॉर द इरिगेशन, पर्शियन व्हील्स वर यूज्ड फॉर द इरिगेशन। ठीक है, अब ये पर्शियन व्हील्स से ट्यूबवेल्स पे कैसे आए? मैंने आपको कल भी बताया था कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ट्यूबवेल्स को। शुरू में लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल्स इम्प्लांट किए। जब लोगों ने देखा सक्सेसफुली इरिगेशन हो रही है ट्यूबवेल्स से, और बहुत अच्छे से इरिगेशन कर पा रहे हैं हम विदाउट मच हार्ड वर्क, तो लोगों ने खुद भी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया था ट्यूबवेल्स को। ठीक है, तो अगर मैं आपसे रीजन पूछूं कि पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग इतने अच्छे से कैसे सक्सेसफुल है? ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, HYV सीड्स। HYV की फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। HYV की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं MCQ में आपसे जरूर पूछूंगी, अभी बता रही हूँ। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। अब पहले क्या होता था? पहले की खेती को कंपेयर कर रहे हैं 1960s से पहले। किससे पहले? 1960s से पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज हो रही थी। जैसे जो भी बीज होते थे, हम नॉर्मल बीज लेके आते थे, या पहले से जो आपकी सरसों गेहूं है उनके बीज रख लेते थे, उन्हीं बीजों को हम लोग खेत में प्लो करते थे बाय यूजिंग आवर खुद के टूल्स यूज करके। हम लोग गाय का यूज करके खेतों को जोतते थे, बीज लगाते थे। फिर 1960s में हमारे पास अनाज की कमी होने लगी देश में, लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आ गए थे इंडिया में, और हमारे पास इतना ज़्यादा फूड था नहीं, ग्रेन्स की कमी हो गई थी। तब एक कॉन्सेप्ट आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट आया? ग्रीन रेवोल्यूशन।
ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ये सिर्फ इंडिया में नहीं आया, पूरे वर्ल्ड में आया था। वर्ल्ड में ही ग्रेन्स की कमी होने लग गई थी। इन द वर्ल्ड इट वाज स्टार्टेड बाय, अगर आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बेटा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ तो प्लीज ध्यान से सुनना। इन द वर्ल्ड इट वाज स्टार्टेड बाय नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? नॉर्मन बोरलॉग इन मेक्सिको, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना एग्जाम में कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया फर्स्ट इन द वर्ल्ड या फिर इंडिया? इंडिया में किसने स्टार्ट किया? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. Swaminathan. So please pay attention to the question when I am asking you. If I am asking you who started the green revolution in the world, तो right answer क्या आएगा? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में कहाँ स्टार्ट किया फर्स्ट? मेक्सिको। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में पहले किसने स्टार्ट किया? एम.एस. स्वामीनाथन। इंडिया की जब पूछूंगी ये भी ऑप्शन होगा, इसको नहीं टिक करना है। इंडिया में किसने स्टार्ट किया है? एम.एस. स्वामीनाथन ने। और वर्ल्ड में किसने स्टार्ट किया है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि जो हमारे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बीज थे, सीड्स थे, उनको यूज मत करो, उनसे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तब आए हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। यील्ड क्या होता है? एक एरिया में हमें कितना अनाज मिला, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको बोलते हैं हम यील्ड। YIELD। व्हाट इज यील्ड? व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड और द टोटल प्रोडक्शन वी हैव डन इन वन सीजन एट अ गिवन पीस ऑफ लैंड, दैट इज नोन एज यील्ड। हमें, जैसे आप लोग बात करते हो, जब खेती खत्म हो जाती है, आप लोग अपने दादाजी पापा जी को सुनते होगे, वो सबको बताते हैं हमारे 40 मन सरसों हुई, हमारे 20 मन सरसों हुई। दैट इज यील्ड। आपकी खेत में कितनी पैदावार हुई, द प्रोडक्शन ऑफ योर लैंड इन द गिवन सीजन इज नोन एज यील्ड। ठीक है। तो यील्ड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा, साइंटिस्ट ने क्या बनाई? हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, कि आप ट्रेडिशनल बीजों को यूज मत करो, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स को यूज करो। ठीक है, लोगों को ये दे दी यूज करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है ग्रेन्स का। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड इन 1965। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1965। सो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स लगाई। अब ये बीज ज्यादा पानी लेती थी। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट आने लगी? मोर वाटर। जो हमारे पहले नॉर्मल सीड्स थी उनको इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए था, उस टाइम पे कम पानी में ही हम लोग काम चला लेते थे। और खाद के रूप में क्या डालते थे? गाय और भैंस का गोबर डालते हैं हम लोग, मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं उसको, वो खाद के रूप में हम लोग डाल देते थे। लेकिन हाई यील्डिंग वेराइटीज में उस खाद से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स से बनी जो खाद है, आज भी हम लोग खेतों में यूज करते हैं। कई बार बोलते हैं ना, बिना खाद के गेहूं खाओ, सेहत के लिए अच्छे हैं। ये फर्टिलाइजर्स पैदावार तो ज्यादा करते हैं बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज केमिकल्स आर इन देम। ठीक है। सो जो हाई यील्डिंग वेराइटीज थी उनकी क्या क्या जरूरत हो गई थी? उन्हें ज्यादा पानी चाहिए था, ऑर्गेनिक मैन्योर से काम नहीं चलेगा, खाद उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स डालो वरना कीड़े लग जाएंगे, कीटनाशक। ठीक है, पेस्टिसाइड्स लगाओ, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मोर वाटर, दिस ऑल वाज रिक्वायर्ड। तब जाके बहुत ज्यादा अच्छी खेती हुई। हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ ग्रेट सक्सेस। हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज को यूज किया फॉर मोर प्रोडक्शन। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा इंडिया में।
लेकिन इनके साथ साथ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी? मोर वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके खेती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। प्रोडक्शन का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, पालमपुर में पहले 1 हेक्टेयर पे 1300 kg वीट हो रहा था। 1 हेक्टेयर लैंड में जब हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करके, पुराने बीज यूज करके, नॉर्मल इरिगेशन करके, नॉर्मल मैन्योर डाल के, काउ डंग वाला, जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो 1 हेक्टेयर लैंड में 1300 kg वीट हुआ था। लेकिन जब हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स यूज की, ज़्यादा पानी यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, पेस्टिसाइड्स यूज किया, तो इसी 1 हेक्टेयर लैंड पे प्रोडक्शन हुआ 3200 kgs ऑफ वीट। आप इंक्रीज देख रहे हो? सीड्स चेंज की, ज्यादा पानी यूज किया, अच्छे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए, तो प्रोडक्शन 1300 kg से कहां तक पहुंच गया? 3200 kg। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया was a great success by using the high yielding varieties of seeds। ठीक है, सबसे पहले हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स या सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ था इंडिया में? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूं हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स वर मोस्टली यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा इनका प्रोडक्शन किसने किया है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। These 3 parts used the high yielding varieties of seeds and was a great success in green revolution। ठीक है, अब इनके कुछ नुकसान भी हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है ना, ये जो हम लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जिसे हम खाद बोल रहे हैं, केमिकल खाद जो है, ये जब हम सॉइल में डालते हैं तो ये वाटर सोल्यूबल है, पानी के साथ घुल जाती है और सॉइल में घुस जाती है। पानी के साथ नहीं घुलेगी तो फिर रूट से आपके प्लांट में पहुंचेगी कैसे? वाटर सोल्यूबल होगी, तभी तो मिट्टी में मिलके और ये रूट्स के थ्रू प्लांट्स तक पहुंचेगी, क्रॉप में जाएगी। तो ये वाटर सोल्यूबल है, सॉइल में चली जाती है। लेकिन पूरी सॉइल से पूरी थोड़ी ना यूज होती है कि हमने जितनी डाली वो सारी रूट्स ने प्लांट तक पहुंचा दी, कुछ सॉइल में रह जाती है। अब जब बारिश आए या पानी बहे या सिंचाई, तो ये बह के मिट्टी से रिवर्स और लेक्स तक चली जाती है। The chemical fertilizers are water soluble, they get mixed in the soil, ठीक है? But when after the cropping is done, production is done, some of the chemical fertilizers get washed off from the soil to the rivers and lakes। रिवर्स और लेक्स तक ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पहुंच जाते हैं और वहां जाके ये पोल्यूट कर रहे हैं हमारे वाटर को। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर पोल्यूटिंग द रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ठीक है, वहां पे पोल्यूशन कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब ये मिट्टी में बहुत टाइम तक रहते हैं, उस टाइम के लिए तो इन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं वक्त के साथ कि जैसे जैसे हम जितने फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं ना, बाद में हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो और खत्म होती जा रही है, और अच्छे क्रॉप उगाने के लिए और फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ रहे हैं हमें। पहले तो कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल में थे, थोड़े से फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए, अब सॉइल की कंडीशन खराब होती जा रही है ड्यू टू दीज फर्टिलाइजर्स, तो हमें और ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने वाला स्टेट कौन सा है? पंजाब। द स्टेट विच इज यूजिंग द मोस्ट फर्टिलाइजर्स इज नोन एज पंजाब। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं एमसीक्यू में, विच स्टेट इज यूजिंग द फर्टिलाइजर्स इन क्वांटिटी द मोस्ट? पंजाब इज यूजिंग द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या दिक्कत आ रही है? फर्टिलाइजर्स वाटर सोल्यूबल हैं, वाटर में मिलते हैं तभी तो रूट से प्लांट तक पहुंचते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? फर्टिलाइजर्स ये बाय रेन वॉश होके रिवर्स और लेक तक जा रहे हैं और रिवर्स और लेक को पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमने
देखा कि इतनी ज़्यादा खेती करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारी सॉइल फर्टिलिटी के लिए फर्टिलाइजर चाहिए। तो क्या दो चीज़ें खराब हो रही हैं? लैंड, हमारा लैंड जो है उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता जा रहा है। तो आज तो आप ये प्रोडक्शन कर रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, पर कब तक कर पाओगे? एक टाइम आएगा कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो वी हैव टू केयरफुली यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसे क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम आगे की भी सोचें, फ्यूचर की भी सोचें। रेगुलरली अगर हम केयरफुली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे तभी ये चीज़ें आगे तक सस्टेन रह पाएंगी, वरना खत्म हो जाएंगी। आज आपको क्यों बोलते हैं कम पानी यूज करो, केयरफुली पानी यूज करो, आगे नहीं मिलेगा वरना खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बाय 2050 ग्राउंड वाटर इन दिल्ली विल बी रिप्लेनिश्ड, खत्म हो जाएगा 2030 तक ही वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल 0 आने वाला है। तो सोचो फ्यूचर की कंडीशन, प्लीज यूज वाटर वेरी सेफली। तो यही बता रहे हैं कि हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स को यूज करके, बहुत सारा पानी, फर्टिलाइजर्स यूज करके आज तो बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं दैट यस वी आर प्रोड्यूसिंग मोर, ज्यादा पैसा मिल रहा है, बट ये ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं रहेगा। सो वी हैव टू केयरफुली यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, प्लीज चेक द बोर्ड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। आज के लिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग कैसे हो रही है, मल्टीपल क्रॉपिंग में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स क्या थी, पहले कैसे इरिगेशन हो रहा था और अब कैसे हो रहा है। क्लियर? इन सब को आप बुक से पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द डाउट्स टुमारो। हैव अ वेरी गुड डे।